हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये बात कर ली थी कि बिजनेस इनकम अंडर पीजीबीपी आप कैसे निकाल सकते हो। उसकी बेसिक वीडियो यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकालने से पहले क्या क्या बेसिक्स आपको याद रखने हैं या देखने चाहिए, वो आपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे कि पीजीबीपी के अंदर आपको कैसे किस तरीके का सम पूछा जा सकता है बिजनेस इनकम निकालने के लिए। तो दोस्तों, एक ये भी इंपॉर्टेंट सम है और आपको एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपको एंड में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर एक आपको बना बनाया आएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है और जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने ऊपर स्टार लगा लेना है, ताकि जब भी आप एडजस्ट करो तो आपको पता लग जाए कि उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपने पढ़नी है। तो डबल स्टार इसलिए आपने लगाया है, मैं बता देता हूं, क्योंकि ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। जब भी आप सम करोगे तो ये एडजस्टमेंट भूल मत जाना, इसलिए आपने डबल स्टार पहले लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि इसका भी आपने कुछ एडजस्ट करना है। सो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता है कि अगर आपने बिजनेस इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आपको एज पर नेट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आपने नेट प्रॉफिट देखा है तो 1,52,700 आपके पास है, तो आपने एज इट इज़ उसे नोट कर लिया। अब प्रॉफिट तो लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है, अब स्टार्टिंग से आ जाओ टू सैलरी। तो सैलरी एक तरफ से आपका बिजनेस में खर्चा होता है। तो मेरी एक इंस्ट्रक्शन आपको पहले है कि अगर आपने सम करना है ये वाला मेरे साथ साथ, तो आपको पहले बेसिक वीडियो का पता होना ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो पहले वो देख कर आना, फिर ही आपको ये समझ आएगा। तो आपके पास सबसे पहले है टू सैलरी। सैलरी मीन्स ये खर्चा आप डाल सकते हो बिजनेस में, तो ये डलेगा। लेकिन अब स्टार लगा है तो नीचे पढ़ना भी पड़ेगा। क्या है कि सैलरी में 8,000 जो पेमेंट है वो आपने आउटसाइड इंडिया किसी एम्प्लॉय को पे की है और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं दिया। तो इनकम टैक्स ये कहता है कि 30,000 में 8,000 कुछ ऐसा भी है जो डिसअलाउड है, यानी आपने खर्चा डाला है लेकिन डलना नहीं है। सो इसलिए आप सबसे पहले ही क्या करोगे, सैलरी को डिसअलाउड खर्चा डाल दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे आउटसाइड इंडिया। आपने अगर थ्योरेटिकल वीडियो भी देखी है तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है। तो आप एज इट इज़ इसे 8,000 अंदर अंदर डाल दोगे। अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन। तो जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन दी गई हो तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे होती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे आपने हमेशा क्या कर देनी है, डिसअलाउ कर देनी है। उसका रीज़न ये है कि इनकम टैक्स का अपना मेथड है क्या निकालने का, डेप्रीसिएशन। तो वो अपने मेथड से निकालता है और जो निकालेगा वो डेप्रीसिएशन वो अलाउड कर दोगे आप, और जो बुक्स अकाउंट वाली होगी वो आप डिसअलाउ कर दोगे। अब ऑफिस एक्सपेंस है तो वो आपको पता है कि बिजनेस का खर्चा होता है, उसमें कोई स्टार भी नहीं है, तो ये आप डिसअलाउ नहीं करोगे, इनकम टैक्स भी मान लेता है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो है बिजनेस का खर्चा, लेकिन अब स्टार लगा है तो आ जाओ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 एज अ होटल बिल ऑफ एम्प्लॉय हु विजिटेड बॉम्बे। यहाँ तक तो आप मान सकते हो कि इनकम टैक्स इसे नहीं लेगा, लेकिन अब इन कनेक्शन टू बिजनेस वर्क साथ में दे दिया, इट मीन्स ये बिजनेस के रिलेटेड है तो ये खर्चा बिजनेस डालेगा। इट मीन्स इनकम टैक्स इसे कुछ नहीं कह सकता, तो डिसअलाउ नहीं होगा। अब उसके बाद है टू एक्सपेंसेस ऑन फेस्टिवल, मीन्स ये बिजनेस का खर्चा तो है, इट मीन्स, लेकिन अब इसमें स्टार लगा है तो हम देखेंगे। तो फेस्टिवल एक्सपेंसेस में आपने गिफ्ट दे दिया 2,000 का रिलेटिव को उसकी मैरिज के ऊपर। इट मीन्स आपने अपने रिलेटिव के लिए गिफ्ट लिया है, तो रिलेटिव का गिफ्ट आपको पता है कि पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चा आपने बीच में डाला है तो वो इनकम टैक्स नहीं मानता, वो आपको क्या करना होगा, डिसअलाउड रखना होगा। तो आप यहाँ पे 2,000 क्या करोगे, पर्सनल मानकर उसे डिसअलाउ कर दोगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं लॉस एंड एम्बेरसमेंट। तो ये बिजनेस का हो सकता है तो इनकम टैक्स इसे कुछ नहीं कहता। इंटरेस्ट भी बिजनेस का है तो ये भी आप इनकम टैक्स के अंदर डिसअलाउ नहीं करोगे। अब उसके बाद है टू लीगल एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस होता बिजनेस का खर्चा है, लेकिन अब हमने स्टार लगाया है तो देखेंगे क्या लिखा है कि लीगल एक्सपेंसेस की पेमेंट है जो वो टैक्स कंसल्टेंट को पे की गई है इनकम टैक्स की अपील के ऊपर। इट मीन्स इनकम टैक्स ने ही कहा था बिजनेस को ये खर्चा करने को, तो बिजनेस का ये जो खर्चा है वो इनकम टैक्स मानेगा, तो उसे डिसअलाउ नहीं करेगा। अब आएंगे एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो पहली बात ये कि सन की बात आ गई,
यानी आपने के बिजनेस ने किसी रिलेटिव के लिए यानी अपने ही किसी घर के लिए क्या किया है, घर के मेंबर के लिए पेमेंट की है उसके एजुकेशन के ऊपर, सन के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या हो जाएगी, डिसअलाउड यहाँ से कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है अपने माइंड में कि कितने का कर दिया आपने, 8000 का आपने डिसअलाउ कर दिया एजुकेशन एक्सपेंस। तो अब सन्ड्री एक्सपेंस तो होता बिजनेस का खर्चा है, आप इसे कुछ नहीं करोगे, नहीं छेड़ोगे। अब आते हैं हम इनकम वाली साइड के ऊपर, तो ग्रॉस प्रॉफिट को तो कुछ नहीं करना आपने, लेकिन अब सन्ड्री प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे सन्ड्री रिसिप्ट माना जा सकता है इसे, और स्टार लगा है तो हम सन्ड्री रिसिप्ट के ऊपर आएंगे भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 है जो वो विड्रॉ करवाया गया पीपीएफ में से। यानी पीपीएफ में से जब आप कोई इनकम विड्रॉ करवाते हो तो इनकम उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी इनकम टैक्स उसके ऊपर टैक्स नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि आपने जानबूझकर वो पेमेंट निकाली हो सकती है और प्रॉफिट को बढ़ाया हो सकता है उस साल के। तो वो क्या करता है, उस इनकम को मानता ही नहीं, और जो आपने इनकम लिखी है उसे इनकम नॉट टैक्सेबल के अंदर क्या देता है, विड्रॉल ऑफ पीपीएफ क्या कर देता है, आपकी इनकम को नॉट टैक्सेबल मानकर लिख देता है अंदर अंदर। यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ, इनकम नॉट टैक्सेबल के अंदर विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ नहीं आना, क्योंकि ये चीज़ आपके प्रॉफिट को कहीं ना कहीं गलत तरीके से बढ़ाती है। अब यहाँ तक होने के बाद आपने कहा था डबल स्टार वाली चीज़ें हम देखेंगे अब। तो डबल स्टार में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये चीज़ आपको एक लाइन में क्लियर करूँगा कि फर्नीचर आपने यहाँ पे नहीं लेना। क्यों, क्योंकि जब आपने परचेज़ किया है 900 का तो उसी साल में आपने 600 का उसे सेल कर दिया। तो जब आप उस एक ही साल में खरीदते और बेचते हो, यानी पहले साल में खरीदा और बेचा, तो उस फिक्स एसेट को आप बीच में नहीं लिखते, उससे उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ हो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस माना जाता है, यानी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, और वो आप क्या करोगे, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के अंदर डालोगे। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ है तो कैपिटल लॉस 300 का आप कैपिटल लॉस अंडर हेड आप डालोगे, यहाँ पे आपका कुछ मकसद नहीं है इसे डालने का। तो ये पॉइंट आप ध्यान से अपने माइंड में रख लेना कि ये चीज़ आपने बीच में नहीं डालनी है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के अंदर। तो इस पॉइंट के अंदर आपको जो डेप्रिसिएशन दी गई है वो ऑटोमेटिकली आपको पता है अलाउ में डालनी है आपने अलाउ डेप्रिसिएशन, यानी इस केस में, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। अब बात करते हैं कि एक रिटर्न डाउन वैल्यू आपको 80,000 अबव दे दी गई है, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने फिर से खरीदी है 80,000 की और इंस्टॉल्ड की है नवंबर 2019 को, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको 15% है। अब बात यहाँ पे आती है कि आपने क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन जैसे हमने पीछे निकाली थी एक सम में, आप वैसे निकालोगे। अब यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट में ले जाऊँ तो आपने क्या किया, सबसे पहले रिटर्न डाउन ओपनिंग वाली और आपकी जो कॉस्ट बनी थी एडिशन वाली वो आपने दोनों को ऐड किया और 1,60,000 आपका आया। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में आपने क्या करना होता है, इस पार्ट को दो भागों में बांटना होता है, एक लेस देन 180 डेज और एक उसका बैलेंस। तो बात आती है कि लेस देन 180 डेज है या नहीं, तो हम पढ़ते हैं दोबारा। तो नवंबर 2019 इट मीन्स ये 180 डेज से भी बहुत कम है। तो बहुत कम होने के कारण आपने क्या किया, जो न्यू वाली थी उसे 80,000 को लेस देन में रख लिया और जो बैलेंस बचा उसे मोर देन में रख लिया। अब मोर देन वाले केस में तो आपने जो रेट होगा वो एज इट इज़ लगा देना है, यानी 80,000 का 15% लगाया तो 12,000 तो आपका बन ही गया। ध्यान से समझना कि मोर देन वाले केस में तो आपका 12,000 बन गया। अब लेस देन वाले केस में आपने सबसे पहले तो नॉर्मल की ओर देखो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, इस रेट का 50% करके, यानी 50% मीन 7.5 करना है आपने, 15% नहीं करना। तो अगर आप लेस देन वाले केस में हो तो 7.5 लोगे, तो 7.5 आपने किया तो 6,000 आपका आएगा। अब बात आती है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला केस पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि एडिशनल में भी आपने क्या करना है, उसका 20% लेना होता है। अब बात आती है न्यू प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसमें 20% आपने लेना था, लेकिन अब 10% क्यों लिया, बिकॉज ऑफ नवंबर 2019 यानी लेस देन 180 डेज। तो लेस देन 180 डेज का मतलब 10% लोगे आप, 20% नहीं। तो इट मीन्स आपने इन दोनों को ऐड किया और साथ में 12,000 को ऐड किया, तो कुल मिलाकर आपका बना 26,000, और वो आपने क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है डेप्रीसिएशन, आपने साथ में लिख देना है प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर आपने निकाली है, और ये जो निकलेगी दैट इज़ कॉल्ड 26,000 आपने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देना है। अब यहाँ तक आपका सम क्लियर हो गया है। अब हम जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे सकें।
तो आपने इन चीज़ों को अब कैलकुलेट करना है। 8,000, उसके बाद 25,000, देन आपका 2,000 और देन आपका 8,000। तो करने के बाद आपका 43 जो है वो आपका बाहर ऐड हो जाएगा। तो इसमें से इस चीज़ को ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐड किया तो 1,95,700 आपका बनेगा। तो 1,95,700 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से अब इस चीज़ को हमने लेस कर देना है। तो -26,000 आपने किया तो आपका 1,69,700 बनेगा। तो वो आपने क्या लिख देना है इस केस में। अब लास्ट वाला केस अगर याद हो तो आपने क्या करना है, लेस करना है विड्रॉल ऑफ पीपीएफ। तो ये भी बाहर ले जाओ। तो बीच में आपने लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ तक आपका 1,59,700 यहाँ तक हो गया। अब बाद में बात आती है डीम्ड इनकम की। तो ये आपने ऐड करनी है ही नहीं कुछ, तो आप नील लिखोगे। तो 1,59,700 आपका क्या बन गया, बिजनेस इनकम बन गया। अब आपको कैलकुलेशन भी क्लियर हो गई, अब आपको सम भी क्लियर हो गया। मैं पूरा एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करना है। तो ध्यान से आप देख सकते हो कैसे हमने क्या क्या चीज़ें की हैं और ध्यान से किया है। तो दोस्तों अब आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। 1 2 3 करके आपको बारी बारी से दिखने शुरू हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को एज अ स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास करना है। और अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे इस चीज़ के। तो आप नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और अगर क्वेरी हुई तो आप वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।